हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट से संबंधित मनोविज्ञान की आज की इस क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं अभिप्रेरणा के बारे में, जिसे मोटिवेशन कहा जाता है। तो क्या होता है मोटिवेशन, इसके सिद्धांत क्या क्या हैं और इसके जो प्रेरक होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले की क्लास में हमने संकेत अधिगम स्तर टालमैन का उसको अध्ययन कर लिया था और इसके साथ साथ रॉबर्ट एम गेने का जो सोपानगी का सिद्धांत है, जिसे अष्टपदी सिद्धांत कहा जाता है, उसको हमने अध्ययन कर लिया था। उनकी पुस्तक थी द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। तो इनके जो 8 पद थे यानी 8 अधिगम के स्तर थे, इसके बारे में हमने कल अध्ययन कर लिया था डिटेल में। आप इसको अगर नहीं देखें तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया गया है। इसके बाद आइए आज हम देखते हैं मोटिवेशन क्या है, यानी अभिप्रेरणा के बारे में हम जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, और आपको वहां पर जाकर आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और जो डेली क्विज होते हैं वहां पर आप उसको भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो उस कार्य को लेकर आपके अंदर जो एक आंतरिक शक्ति होती है जो आपको प्रेरित करती है कि हाँ आप उस कार्य को करेंगे, किस लिए करेंगे, उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी क्या नीड है, उस वही जो होता है हमारा मोटिवेशन होता है। कि जैसे हम आज मनोविज्ञान की क्लास कर रहे हैं, हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा एक लक्ष्य है कि हमें अध्यापक बनना है। वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि हमें अध्यापक बनना है और एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, उसके साथ साथ अपने भविष्य को भी आगे बढ़ाना है या बेहतर करना है। तो यह जो हमारा एक अपना कह सकते हैं अपने लिए भी होता है कि हम शिक्षक बनेंगे तो उससे हमारा भी हित होगा, और हम अगर हमारा लक्ष्य है शिक्षक बनना तो हम अपने कार्य को अच्छे से करके जो है दूसरों को उसका लाभ पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। तो यही होता है अभिप्रेरणा, यानी व्यक्ति को प्रेरित करने वाले जो प्रेरक होते हैं वही जो है अभिप्रेरणा का कार्य करते हैं। अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी के जो है मोटिवेशन शब्द से बना हुआ है। ये जो मोटिवेशन शब्द है लैटिन भाषा के मोटम शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण है। मोटम का अर्थ होता है टू मूव, या फिर कह सकते हैं हिंदी में गति देना या फिर बल देना। यानी किसी कार्य को करने के लिए जब कोई भी गति प्रदान की जाती है या फिर कोई बल प्रदान किया जाता है, वही होता है मोटिवेशन। अब प्रेरणा के कार्य करने के लिए एक प्रेरक शक्ति है, यानी जो प्रेरणा होती है वो किसी भी कार्य करने के लिए आपके लिए एक प्रेरक शक्ति होती है जो आपको उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं जो प्रेरणा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लगभग हमने जितनी भी परीक्षाओं को देखा है, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखा है, जितने भी टेट हुए हैं, उनमें से लगभग जो है यही 2 या 3 परिभाषाएं स्किनर, गुडेनफ और मैकडूगल की अक्सर पूछी जाती हैं। एक आध बार जो है एटकिंसन की परिभाषा पूछी गई है। सबसे महत्वपूर्ण है स्किनर की परिभाषा और गुडेनफ की परिभाषा। स्किनर ने अभिप्रेरणा को अधिगम का राजमार्ग कहा है। स्किनर की परिभाषा कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, इसलिए आप इसे ध्यान में रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्किनर ने अभिप्रेरणा को यानी अधिगम का राजमार्ग कहा है, यानी जो अधिगम होता है उसके लिए अभिप्रेरणा एक राजमार्ग का कार्य करती है। इसे राजमार्ग या फिर सर्वोच्च मार्ग या फिर हृदय भी कहा है। इसमें से कोई भी एक शब्द आपको दे दिया जाएगा कि अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है, या फिर अभिप्रेरणा जो है अधिगम का सर्वोच्च मार्ग है, या फिर ऐसे भी दे देगा कि अभिप्रेरणा जो है अधिगम का हृदय है। इनमें से कोई एक शब्द आपको दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये परिभाषा किसकी है, यह कथन किसका है। तो ये कथन है स्किनर का। इसके बाद आते हैं गुड इनफ। इनके नाम से ही इनकी परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। गुड इनफ की परिभाषा है किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित बनाए रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। यानी अगर आप कोई कार्य आरंभ कर रहे हैं, उसे लगातार जारी रख रहे हैं और नियमित रूप से कर रहे हैं, यानी आप बहुत गुड कार्य कर रहे हैं, यानी आपके लिए वो वेरी गुड होगा, आपके बहुत ही गुड कार्य कर रहे हैं कि आपने कार्य को आरंभ किया था, आप उसे जारी रखे हुए हैं और नियमित कर रहे हैं।
तो इनके नाम से आप जोड़ सकते हैं, ये कह रहे हैं कि गुड इनफ, आपके लिए यही इनफ है, यानी गुड इनफ है कि आपने कार्य जो प्रारंभ किया था आज उसे जारी रखे हैं और नियमित रूप से कर रहे हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अगर कोई भी कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, आप उसे लगातार करते रहें और जब तक कि आप सफल ना हो जाएं उसे नियमित रूप से बनाए रखें और नियमित रूप से करते रहें। अगर आप शिक्षक बनने के लिए अध्ययन कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर गुड इनफ की इस परिभाषा को लागू करिए कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप जो अध्ययन शुरू किए हैं उसको आरंभ किए हैं तो लगातार जारी रखिए और नियमित रूप से करते रहिए जब तक कि आप शिक्षक न बन जाएं। उसके बाद परिभाषा आती है मैकडूगल की। मैकडूगल ने कहा कि अप्रेरणा किसी कार्य से संबंधित शारीरिक एवं मनोदैहिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। यहाँ पे मैकडूगल ने अप्रेरणा को शारीरिक एवं मनोदैहिक दशाएं कहा है। आप यहाँ पे केवल मनोदैहिक दशाएं ही ध्यान में रखिए। मनोदैहिक दशाएं ऐसी दशा होती है जब व्यक्ति के शरीर के साथ साथ उसका मन भी किसी कार्य को करने के लिए उत्सुक रहता है या फिर एक साथ कार्य करने के लिए प्रेरित रहता है। जैसे आप कोई भी खेल खेलना चाहते हैं, उस खेल के खेलने के लिए आपका मन तो बहुत कर रहा है लेकिन आपका शरीर अगर आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप उस खेल को नहीं खेल सकते हैं। जैसे अगर आप कहें कि मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं और आपका अगर एक पैर सही नहीं है, आपका मन तो कह रहा है कि आप फुटबॉल खेलें लेकिन आपका दैहिक यानी जो आपका शरीर है वो आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं। इस यानी जो अप्रेरणा है ये कहता है कि जो अप्रेरणा है ये किसी कार्य से संबंधित मनोदैहिक दशाएं हैं, यानी ये आपके मन को मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है और उस शरीर के अनुसार आपको कार्य करने के लिए गति प्रदान करता है। तो मैकडूगल की भी ये परिभाषा है। यही 3 परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखिए। एटकिंसन की परिभाषा है, बहुत ही सरल है। अप्रेरणा प्राणियों को कार्यों को गति प्रदान करती है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, अप्रेरणा जो शब्द है, मोटिवेशन जो है मोटम से बना है, उसका अर्थ होता है टू मूव यानी गति देना। वही यहाँ पे दिया है कि एटकिंसन ने कहा है कि अप्रेरणा प्राणियों को कार्यों की गति प्रदान करती है। यानी प्राणी अगर कोई कार्य कर रहा है, जैसे अभी क्या है कि आप जो है अध्ययन कर रहे हैं, मान लीजिए आप सी टेट पास कर लिए हैं, यूपी टेट पास कर लिए हैं, आप सुपर टेट का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सुपर टेट आए, कब भर्ती आए और कब हम जो है टीचर बन जाएं। यहाँ पे समस्या यही है कि अभी जो है सुपर टेट की भर्ती आ नहीं रही है, आगे भी आपको कोई निश्चित समय नहीं दिख रहा है कि कब तक आएगी। उसके लिए आपके अंदर जो मोटिवेशन होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। जैसे ही सुपर टेट की विज्ञप्ति आती है, आपको पता चलता है कि भर्ती आ गई है, आपके अंदर वो मोटिवेशन वापस आ जाएगा, वो आपको कार्य करने की गति प्रदान करता है। यानी अभी आप जो धीमे धीमे पढ़ रहे हैं, दिन में 1 घंटे 2 घंटे पढ़ रहे हैं, तब आप जो है 8-8 10-10 घंटे लगातार पढ़ने लगते हैं। यानी वही प्रेरणा आपको जो कार्य होता है उसको गति प्रदान कर देता है। इसके बाद है जो प्रेरक होते हैं, यानी अप्रेरणा में वही चीज़ होते हैं जिसे हम प्रेरक कहते हैं। प्रेरक ही होते हैं जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। उसे प्रेरक भी कहा जाता है, उसे कारक भी कहा जाता है, चालक कहा जाता है, प्रणोद कहा जाता है, अंतर्नोद कहा जाता है और ड्राइवर भी कहा जाता है। चालक, जैसे मान लीजिए कोई किसी कार का चालक है, बस का चालक है, तो उसे ड्राइवर भी हम कहते हैं क्योंकि वह उस पूरे गाड़ी को चलाता है, इसलिए उसे हम चालक या फिर ड्राइवर कहते हैं। वैसे ही आपके जो शरीर में कई चीज़ ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए भूख है, आपके शरीर के अंदर जब भोजन की आवश्यकता होती है तो आपके अंदर भूख लगती है, उसे हम कहते हैं कि भूख जो है आपके अंदर भोजन की आवश्यकता की पूर्ति की मांग करता है, यानी वह चालक का कार्य करता है। जब तक कि भोजन की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक जो है भूख शांत नहीं होता है, तो भूख जो होता है वो चालक का कार्य करता है। वैसे प्यास होती है, नींद होता है, आराम होता है, थकान होता है, ये सभी जो होते हैं आपके अंदर प्रेरक या फिर चालक का कार्य करते हैं। तो ऐसे में परिस्थितियाँ जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं प्रेरक कहलाती हैं। यानी ऐसी परिस्थितियाँ जो किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं वही प्रेरक कहलाती हैं। जैसे हमने आपको अभी बताया कि जब हमारे अंदर शरीर में ऊर्जा की कमी होती है तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता उत्पन्न होने के पश्चात हमारे अंदर जो भूख लगती है, वही भूख हमारे लिए प्रेरक का कार्य करती है कि हम भोजन की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें।
जब हमें भूख लगती है, ध्यान आप लोग देखते होंगे कि खाना खाने के बाद जब तक आपके अंदर भूख नहीं आती है तब तक आप खाने के बारे में नहीं सोचते हैं। जैसे ही भूख आती है, यही भूख जो है आपके अंदर प्रेरक या फिर चालक का कार्य करती है, जो आपको भोजन की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। आइए देखते हैं प्रेरक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो जो प्रेरक होते हैं ये 8 प्रकार के होते हैं, जिन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है जैविक प्रेरक, दूसरा है सामाजिक प्रेरक। जैविक प्रेरक भी जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, और जो सामाजिक प्रेरक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। आइए एक एक को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं जैविक प्रेरक के बारे में। जैविक प्रेरक क्या होते हैं? वे प्रेरक जो हमारे शरीर में जन्मजात उपलब्ध रहते हैं, यानी जन्म से ही हमारे अंदर जो प्रेरक उपलब्ध होते हैं उन्हें हम जैविक प्रेरक कहते हैं। ये प्रेरक हमारे शरीर की आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। जैसे ये कई तरीके के होते हैं, ये 5 प्रकार के मुख्यतः हैं यहाँ पे। जैसे भूख, प्यास, नींद, काम और मल त्याग करना, ये सभी हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले जन्मजात प्रेरक हैं। कोई भी बच्चा जैसे पैदा होता है, उसके बाद से उसी के अंदर भूख लगती है, प्यास लगती है, उसे नींद लगती है, और उसके साथ साथ काम और मल त्याग भी उसके अंदर होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है भूख। पहला हमारा जो जैविक प्रेरक है वो है भूख। भूख जो है, जब हमारे अंदर शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, उसके ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमारे अंदर भोजन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। जब वही भोजन की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो भोजन की पूर्ति के लिए हमारे शरीर में भूख नामक चालक उत्पन्न होता है, जिसे हम भूख को हम चालक या फिर ड्राइवर भी कहते हैं, क्योंकि वही भूख होता है जो हमें भोजन की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। तो भूख के बाद जो हमारे अंदर स्थानीय उद्दीपक होता है, पेट में जो होता है जैसे मीठा दर्द होता है। आप देखते होंगे जब भूख लगती है तो हम कहते हैं कि पेट में जो है चूहा कूद रहा है। कई बच्चे होते हैं जो भूख लगने के पश्चात रोने लगते हैं, तो मतलब होता है कि पेट में, कहते हैं ना कि उनके पेट, उस बच्चे के पेट में चूहा कूद रहा है। या फिर आप भी देखिए, कई बार जब अत्यधिक भूख लग जाती है तो हमारे पेट में एक दर्द भी होता है, जैसे वो मीठा दर्द होता है। ऐसा नहीं है कि वो असहनीय हो जाए, वो सहनीय होता है, लेकिन वह वहाँ पे पेट में आपके दर्द होता है। तो भूख हो गया। उसके बाद आता है दूसरा प्यास। शरीर में जब पानी की कमी होती है तो हमारा जो है गला सूखने लगता है। जब शरीर में पानी की कमी होगी, उस पानी की आपूर्ति के लिए हमारा जो गला होता है वो सूखने लगता है। जब हम पानी पी लेते हैं, यानी जब हम पानी पी लेते हैं तो शरीर में जो पानी की कमी थी वो समाप्त हो जाती है। जो प्यास नामक जो हमारे अंदर प्रेरक उत्पन्न हुआ था वो भी समाप्त हो जाता है, और जो हमारा गला सूख रहा था वो गला सूखना बंद हो जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला प्रेरक है वो है नींद। नींद के बारे में आपने ये बहुत कम लोग होंगे जो इसके बारे में अध्ययन किए होंगे कि नींद 2 प्रकार की होती है। आइए आज इसको हम आपको अच्छे से बताते हैं। एक होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, यानी आप देखते होंगे कि जो बच्चे होते हैं जब वो सोते हैं तो बार बार उनकी आंखें खुलती और बंद होती रहती हैं। यानी वो लगातार मतलब 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे लगातार जो है आंख बंद करके नहीं सो सकते हैं। जैसे ही कोई आवाज़ होती है उनका आंख खुल जाता है, फिर वो बंद हो जाते हैं, मतलब फिर वो सो जाते हैं। फिर कुछ शोर हुआ, फिर उनकी आंख खुल जाती है, बंद हो जाती है। मतलब कि लगातार उनकी आंखें खुलती और बंद होती रहती हैं। इसीलिए इसे कहा गया है कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। आप इसे ध्यान में रखिए। ये बचपन में होता है कि जो बच्चे छोटे रहते हैं तब तक उनके अंदर ऐसी चीज़ें रहती हैं। दूसरा होता है नॉन REM, यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में क्या होता है कि सोने के पश्चात आंखों का खुलना बंद होना नहीं होता है। एक बार जब व्यक्ति सो जाता है तो उसकी आंखें बंद रहती हैं जब तक कि वह निद्रा में रहता है। अब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। रैपिड आई जो था वो हमारा बचपन में था। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो होता है युवावस्था, प्रौढ़ावस्था से लेकर सर्वाधिक जो होता है ये बुजुर्गों के अंदर होता है। आप देखते होंगे कि जो बच्चे होते हैं ये लगभग 8 घंटे 10 घंटे तक लगातार सोते रहते हैं, मतलब, और जो बुजुर्ग होते हैं ये 3 घंटे 4 घंटे सो लेते हैं, इनकी नींद पूरी हो जाती है। आखिर क्या वजह होती है कि जो बुजुर्ग होते हैं घर के वो हमारे साथ ही सोते हैं रात में, लेकिन सुबह 3 बजे 4 बजे उठकर वो टहलने लगते हैं, अपना कार्य करने लगते हैं। इसका एक ही कारण होता है कि इनके अंदर जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट होता है ये बहुत ही शक्तिशाली होता है। यानी जब वो एक बार सो जाते हैं तो उनकी जो निद्रा किस टाइम होती है, मतलब 3 घंटे 4 घंटे जो भी होती है, एक बार में अपनी नींद को
पूरी कर लेते हैं। जैसे आप समझिए कि आपकी मोबाइल है, आपने अपनी मोबाइल को चार्ज में लगाया है और चार्जिंग के साथ साथ आपका नेट भी चालू है, आप किसी से फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं, मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, तो तमाम चीज़ें लगातार आपके मोबाइल में चल रही हैं। तो जो आपके मोबाइल की चार्जिंग की स्पीड होगी, जिसे 2 घंटे में चार्ज हो जाना चाहिए था, वो 4 घंटे तक का समय लग जाता है। तो वही होता है बच्चों में रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, मतलब हमने उन्हें चार्ज में तो लगाया है, यानी हमने उन्हें सोने के लिए बिस्तर पर लिटा तो दिया है, लेकिन लगातार उनकी आंखें खुलती और बंद होती रहती है। तो जो नींद उनके 4 घंटे में पूरी हो जानी चाहिए थी, वो 8 से 10 घंटे में पूरी होती है। वैसे ही जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट होता है, जो बुजुर्गों के अंदर सबसे अधिक होता है, ये वो अवस्था होती है कि आप अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड कीजिए और चार्जिंग में लगा दीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी नेटवर्क एक्टिव नहीं रहेगा, आपकी मोबाइल 2 घंटे में फुल चार्ज। आजकल तो ऐसी मोबाइलें हैं जो 20 से 25 मिनट में भी फुल चार्ज हो जा रही हैं। तो यही दोनों अंतर होता है रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट में। देखते होंगे बुजुर्ग 3 घंटे ही सोते हैं, उसके बाद वो दिन भर नहीं सोते हैं, उनकी निद्रा पूरी हो जाती है, बस इसलिए कि उनकी जो आँखों को आराम मिलता है, शरीर को आराम मिलता है, वो लगातार गहरी नींद में 3 घंटे तक 4 घंटे तक सो लेते हैं। इसके बाद जो अगला प्रेरक है काम। काम जो होता है, इसे कह सकते हैं एक जैविक प्रेरक है और सामाजिक प्रेरक भी है। जैविक प्रेरक जैसे कि स्त्री या पुरुष होना, ये हमारा जैविक प्रेरक है। हमें जो है अपनी संतान उत्पन्न करना होता है, हमारे जो है जनरेशन को, जो कोई भी प्राणी होता है, कोई भी जानवर हुआ चाहे मानव हुआ, वो अपनी पीढ़ी को लगातार आगे बढ़ाने के लिए उसके अंदर जैविक प्रवृत्ति में काम होता है, जो उसका मेल और फीमेल पार्टनर होते हैं उनके द्वारा होता है। और ये सामाजिक प्रेरक भी होता है, जैसे अब बच्चा हुआ, कोई बालिका हुआ, कोई बालिकी मतलब बालिका हुई या फिर कोई बालक हुआ, तो इनको जन्म के बाद से ही उन्हें सिखाया जाने लगता है कि तुम बालक हो, तुम ये कार्य कर सकते हो, ये नहीं, तुम बालिका हो तो तुम ये कार्य कर सकती हो, ये नहीं। बालक हो, बालक मतलब लड़के कभी रोते नहीं, तुम लड़कियां हो, लड़कियां मार्केट नहीं जाती हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें जो होता है, ये होता है हमारा सामाजिक प्रेरक, जिससे कई बार ये लैंगिक रूढ़िबद्धता भी हो जाती है। इसके बाद जो अगला प्रेरक है, ये है मल त्याग। जैसे टॉयलेट जाना या फिर जो वॉशरूम जाना, ये भी जो चीज़ें होती हैं हमारे अंदर, जो शारीरिक प्रेरक होता है। कोई भी जीवधारी हो, जीव जगत में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी प्रकार के जितने भी प्राणी हैं, कैसे भी छोटे बड़े जितने भी होते हैं, सबके अंदर मलत्याग होता है। यानी जो भी भोजन करेगा तो उसका जो होता है उसे मलत्याग करना ही पड़ता है, तो उसके लिए भी प्रेरक होता है। और वो प्रेरक जब एक्टिव हो जाता है तब प्राणी को जो है मलत्याग करना पड़ता है। इसके बाद आता है दूसरा वर्ग, जिसे जो होता है सामाजिक प्रेरक। अभी तक तो हमने अध्ययन किया है जैविक प्रेरक के बारे में, यानी ऐसे प्रेरक जो जन्मजात होते हैं, हमारे शारीरिक की आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं, और ये अनिवार्य प्रेरक होते हैं क्योंकि इनके बिना जीवन संभव नहीं होता है। भूख, प्यास, नींद, काम और मलत्याग, इनके बिना जीवन संभव नहीं होता है। जो हमारा दूसरा प्रेरक है सामाजिक प्रेरक है, ये ऐच्छिक प्रेरक होते हैं। ये वे प्रेरक होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अगर इस प्रेरक को प्राप्त न कर पाएँ तो हमारा जीवन असंभव हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये जो है सामाजिक शक्ति और उपलब्धि से संबंधित होते हैं, और ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सामाजिक प्रेरक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शक्ति, दूसरा है संबंध, तीसरा है उपलब्धि। अब देखिए शक्ति क्या है। जैसे आप देखते होंगे, कहते हैं ना कि वो बहुत ही पावरफुल आदमी है। पावरफुल आदमी का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत बलशाली है और किसी भी को उठाकर पटक सकता है, नहीं। जैसे होता है ना कि वो बहुत बड़ा नेता है, तो उसकी पहुंच जो है बहुत से लोगों के तक होती है। बहुत बड़ा ऑफिसर है, उसकी पहुंच जो है बहुत है, और उसके पास जो पावर है वो बहुत अधिक है, वो कुछ भी कर सकता है। तो कोई अपने देश का प्रधानमंत्री है तो उसके पास बहुत पावर है, कोई राष्ट्रपति है। तो अलग अलग पदों पे जो लोग होते हैं उनके अंदर अलग अलग उनका पावर होता है, वो सामाजिक पावर होता है, जो सामाजिक शक्ति होती है। और एक संबंध होता है। संबंध हमारा होता है जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, या फिर औपचारिक रिश्ते भी होते हैं, अनौपचारिक रिश्ते भी होते हैं। जैसे पिता हो गए, माता हो गए, पत्नी हो गई, पुत्र हो गए, पुत्री हो गई, दादा दादी, नाना नानी, ये सभी हो गए। और उसके साथ साथ हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे सहपाठी होते हैं, हमारे सोसाइटी वाले होते हैं, हमारे जो समाज के होते हैं, हमारे विद्यालय मित्र होते हैं, ये सभी जो होता है ये हमारा कहीं ना कहीं इस संबंध से जुड़े होते हैं। इसके बाद आता है उपलब्धि। व्यक्ति किसी न किसी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में कार्य करता है। जैसे हम अभी
हम या आप जो है हम लोग अध्ययन कर रहे हैं या फिर अध्ययन करवा रहे हैं, तो हमारे भी कोई न कोई एक लक्ष्य होगा, हम किसी न किसी उपलब्धि को प्राप्त करना चाहते होंगे। जैसे आप हुए, आप मनोविज्ञान की क्लास कर रहे हैं, टेट पास करना चाहते हैं, सुपर टेट पास करके आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपकी उपलब्धि होगी कि आप शिक्षक बन जाएं। तो ये हो गए हमारे जो सामाजिक प्रेरक हो गए। हमने जैविक प्रेरक और सामाजिक प्रेरक इन दोनों के बारे में पढ़ लिया है। आगे देखते हैं, अब्राहम मास्लो ने 2 प्रकार के प्रेरक बताए हैं। अब हम देखेंगे अलग अलग मनोवैज्ञानिक, अब्राहम मास्लो, थॉमसन और एक और है, इनके बारे में गैरेट इन और हिलगार्ड, इन तीनों के बारे में देखेंगे कि इन्होंने कितने प्रकार के प्रेरक बताए हैं। अब्राहम मास्लो ने 2 प्रकार के प्रेरक बताया है। पहला है जन्मजात प्रेरक और दूसरा है अर्जित प्रेरक। जन्मजात प्रेरक जो होते हैं हमारे अंदर, किसी भी प्राणी के अंदर जन्म से ही मौजूद होते हैं। इन्हें हम प्राथमिक प्रेरक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पहला प्रेरक होते हैं। इन्हें अर्जित तो किया नहीं जाता, वो उसके अंदर इनबिल्ट होते हैं प्राणी के अंदर। इन्हें आंतरिक प्रेरक कहते हैं, क्योंकि ये हम बाहर से अर्जित नहीं करते हैं, ये हमारे अंदर किसी भी प्राणी के अंदर जन्मजात होते हैं और अनिवार्य होते हैं, क्योंकि इनके बिना जीवन संभव नहीं होता है। जैसे भूख, प्यास, नींद, थकान। अभी हमने जो जैविक प्रेरक पढ़ा है वही उसी को जो है अब्राहम मास्लो ने जन्मजात प्रेरक कहा है। दूसरा जो अर्जित प्रेरक है, इसे द्वितीयक प्रेरक भी कहते हैं। इसे बाह्य प्रेरक भी कहते हैं, क्योंकि हम समाज द्वारा इसे अधिग्रहित करते हैं या फिर हम समाज से ही इसे फॉलो करते हैं कि हमें क्या चीज़ बनना है। ये समाज से हम देखते हैं कि कोई पावरफुल आदमी है, कोई नेता बहुत बड़ा है, तो आप भी सोचते हैं कि आप भी बहुत बड़े नेता बन जाएं। किसी अधिकारी को देखते हैं, आप सोचते हैं हम अधिकारी बन जाएं। तो ये चीज़ होते हैं हम समाज से जो अर्जित करते हैं वो प्रेरक। ये अनिवार्य नहीं होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने सोचा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो आप प्रधानमंत्री ही बने, अगर नहीं बनेंगे तो आपका जीवन नहीं चलेगा। ये इसलिए अनिवार्य नहीं है। किसी भी पद को प्राप्त करना या फिर प्रतिष्ठा या फिर उपलब्धि को या फिर किसी उपाधि को प्राप्त करना, ये अर्जित प्रेरक होता है, ये जन्मजात नहीं होता है। इसके बाद आते हैं थॉमसन। थॉमसन ने भी 2 प्रकार के प्रेरक बताए हैं। पहला है स्वाभाविक प्रेरक और दूसरा है कृत्रिम प्रेरक। स्वाभाविक प्रेरक यानी जो व्यक्ति के अंदर होता है, स्वभाव में उसके होता है, उसके व्यवहार में होता है, इसे हम जन्मजात प्रेरक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, ये हम आगे देखते हैं। जैसे जो व्यक्ति के स्वभाव में पाए जाते हैं वही स्वाभाविक प्रेरक होते हैं। जैसे वो व्यक्तिगत होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अपने अलग अलग होते हैं, उनकी अलग अलग रुचि होती है, योग्यता होती है, उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं। तो ये जो प्रेरक होते हैं स्वाभाविक प्रेरक, ये व्यक्ति के लिए क्रियात्मक बताए गए हैं, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति एक्टिव होता है, क्रियात्मक होता है। जैसे खाना खाना, पानी पीना, खेलना, मनोरंजन करना, ये सभी जो होते हैं व्यक्ति को जो एक्टिव रखते हैं, इसलिए इन्हें जो है क्रियात्मक प्रेरक भी कहा गया है। अब जैसे इसमें देखिए ये इनका संबंध जन्मजात से क्यों इसलिए नहीं होता है कि जन्मजात खाना पीना, भूख प्यास, नींद, ये सब तो जन्मजात होती है, लेकिन खेलना या फिर मनोरंजन करना ये जन्मजात नहीं होता है। बहुत सारे व्यवहार ऐसे प्राणी के होते हैं जो जन्मजात नहीं होते हैं, इसलिए जो स्वाभाविक प्रेरक है थॉमसन का, ये इसे जन्मजात नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में ऐसे ही देता है कि जैसे देखिए जन्मजात और अर्जित, तो ये अब्राहम मास्लो का, स्वाभाविक कृत्रिम ये थॉमसन का हो गया। जो कृत्रिम प्रेरक होता है थॉमसन का, ये ऐसे प्रेरक जो समाज द्वारा निर्मित होते हैं, इसे ही कृत्रिम प्रेरक कहा जाता है। जैसे समाज में मान सम्मान प्राप्त करना, किसी पद को प्राप्त करना, किसी अच्छे कार्य के लिए इनाम प्राप्त करना, किसी बुरे कार्य के लिए सजा की प्राप्ति होना, ये सभी हमारे समाज के कृत्रिम प्रेरक होते हैं। जैसे समाज में किस प्रत्येक अपराध के लिए एक मतलब कि सज़ा निश्चित की गई है कि कोई भी अगर कोई हत्या करता है तो उसे आजीवन कारावास या फांसी हो सकती है। तो ये हमारे ये जो होता है ये सज़ा होता है, ये समाज द्वारा कृत्रिम प्रेरक होता है। मतलब कि ये चेताया जाता है किसी भी प्राणी को कि अगर आप किसी की हत्या करते हैं, किसी के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, तो आपको भी उसका सज़ा भुगतना होगा। ये है प्रेरक का कार्य करता है। तो इससे डर कर व्यक्ति जो है वो गलत कार्य नहीं करता है। इसके बाद गैरेट ने प्रेरक के 3 प्रकार बताए हैं: दैहिक प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक और सामाजिक प्रेरक। आइए एक एक प्रेरक को देखते हैं। दैहिक प्रेरक को इन्होंने बताया कि जैसे जो हमारे अंदर संवेग होते हैं वो हमारे अंदर दैहिक प्रेरक का कार्य करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति होता है संवेग में आकर ही किसी कार्य को अंजाम देता है। जैसे संवेग क्या क्या होते हैं, जैसे मैकडूगल ने कुल 14 प्रकार के संवेग बताए हैं।
संवेगों में जैसे क्रोध हो गया, भय हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, ऐसे ऐसे करके 14 प्रकार के कुल संवेग हैं। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर क्रोध आता है तो क्रोध में वो गलत कार्य करता है। तो इसके बाद हम देखते हैं इनका जो दूसरा है, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा इनका जो समय का जो प्रकार है, यानी जो इनका प्रेरक है दूसरा, ये मनोवैज्ञानिक प्रेरक। मनोवैज्ञानिक प्रेरक में इनकी जो बालक होता है उसको मूल प्रवृत्ति आ जाती है। दैहिक प्रेरक जहाँ संवेग से संबंधित था, अब मनोवैज्ञानिक प्रेरक मूल प्रवृत्तियों से संबंधित हो जाती है, यानी संवेग में आकर व्यक्ति जो कार्य करेगा वही उसकी मूल प्रवृत्ति होती है। इसलिए कहा गया कि 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के साथ साथ मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेगों के बारे में भी बताया है। अब जैसे मूल प्रवृत्तियों में क्या क्या होगा, जैसे व्यक्ति के अंदर जब भय आता है तब वो पलायन करता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आपने कोई किसी ऐसी चीज़ को देखा जिससे आप डर गए हो, तो डर कर आप क्या करते हैं कि पलायन करते हैं या फिर भाग जाते हैं। घृणा मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसे देखकर आपके अंदर आपका मन विचलित हो जाए, आपको बहुत घृणित लगे, तो वो होता है घृणा। तो उसको देखकर आपके अंदर अलग मूल प्रवृत्ति होती है। क्रोध में आप अलग कार्य करते हैं। प्रेम आपके लिए युयुत्सा का कार्य करता है। तो अलग अलग संवेगों के लिए अलग अलग मूल प्रवृत्तियाँ हैं। जो दैहिक प्रेरक होते हैं ये संवेग होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक प्रेरक होते हैं ये मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। इसके बाद इनका जो तीसरा है ये है सामाजिक प्रेरक। सामाजिक प्रेरक में जैसे जो आदर्श भाव होते हैं, जैसे प्राणी के अंदर दया होता है। जैसे हम हैं या फिर आप हैं, कहीं पे हम जाते हैं, देखते हैं अगर कोई भी ऐसी स्थिति में है कि वो दया के योग्य है तो हमारे अंदर दया का भाव उत्पन्न होता है। हम चाहते हैं कि हम इसका कुछ मदद कर दें, कि इसका भी कुछ भला हो जाए। जैसे कोई भूखा है, वो खाना मांग रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम इसे कुछ ऐसा दे दें कि इसका पेट भर जाए, इसका भूख समाप्त हो जाए। प्रेम होता है। प्रेम कई तरीके से होता है, किसी व्यक्ति से होता है तो किसी वस्तु से होता है, तो नेचर से होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे कोई व्यक्ति प्रेम कर सकता है। इसके साथ साथ सहयोग की भावना होती है। समाज में प्राणी एक दूसरे से सहयोग करते हैं और सहयोग करके जो है अपना जीवन गुजर करते हैं। सहयोग पर ही जो है समाज टिका होता है, एक दूसरे के सहयोग से ही लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया दैहिक प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक और सामाजिक प्रेरक। दैहिक प्रेरक में संवेग, मनोवैज्ञानिक प्रेरक में मूल प्रवृत्तियाँ, सामाजिक प्रेरक में आदर्श भाव। इसके बाद आता है हिलगार्ड का। हिलगार्ड ने अप्रेरणा के चक्र को बताया है कि इन्होंने बताया कि अप्रेरणा का एक चक्र होता है। इस चक्र के 3 सोपान होते हैं। तीनों सोपानों में एक हो गया आवश्यकता, दूसरा हो गया चालक या फिर प्रणोद जिसे ड्राइवर कहते हैं, तीसरा हो गया प्रोत्साहन। जैसे जब भी व्यक्ति के अंदर किसी चीज़ की कमी होती है तो उस चीज़ की पूर्ति के लिए उसके अंदर आवश्यकता जन्म लेती है। जैसे आपको भूख लगी है या फिर आपके अंदर ऊर्जा की कमी जब होती है तब आपके अंदर भोजन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। तो आपका शरीर चाहता है कि हमें भोजन प्राप्त हो जाए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए। जब भोजन की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो भूख नामक चालक जो होता है वो सक्रिय हो जाता है, जो भोजन की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। यही भूख जो होता है चालक या फिर ड्राइवर का कार्य करता है। इसके बाद जब भोजन की प्राप्ति कर लेते हैं तब जो होता है हमारा जो आवश्यकता थी यानी भोजन की, वो समाप्त हो जाती है। जैसे ही भोजन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो चालक भी निष्क्रिय हो जाता है और जो हमारा ये सब साइकिल था ये पूरा हो जाता है। तो आइए एक एक के बारे में देखते हैं। जैसे आवश्यकता, किसी चीज़ की कमी या फिर किसी चीज़ की अधिकता जब होती है तो महसूस होने के पश्चात किसी अन्य चीज़ की जब हमें आवश्यकता होती है तो वही होता है हमारा आवश्यकता। जैसे शरीर में जब पानी की कमी होती है या फिर शरीर में जब पानी की कमी होने के बाद पानी की आवश्यकता महसूस होती है शरीर में। आप ध्यान देखिए, हमेशा आप पानी नहीं पीते रहते हैं। जब भी आपके शरीर में जैसे गर्मी ज़्यादा है तो आपके पसीना हो रहा है, तो पसीना के माध्यम से आपका पानी बाहर निकलता रहता है, तो आपके शरीर में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जब भी पानी की आवश्यकता होती है यानी आपके शरीर में जब पानी कम होने लगता है तो आपका शरीर जो है वो पानी की आवश्यकता को उत्पन्न करता है, आपको पानी की आवश्यकता महसूस होती है। वही पानी की आवश्यकता जब महसूस होती है तब आपको प्यास लगती है। आप जो है प्यास नामक आपके अंदर जो प्रेरक होता है, जो चालक होता है, वो सक्रिय हो जाता है और तब तक सक्रिय रहता है जब तक कि आप पानी नहीं पी लेते हैं। जैसे ही आप पानी पी लेते हैं आपके शरीर में जो पानी की कमी थी वो समाप्त हो जाती है, जो पानी की आवश्यकता बढ़ी हुई थी वो कम हो जाती है
और जो प्यास नामक जो चालक सक्रिय था वो शांत हो जाता है। दूसरा जो है यह है चालक या फिर ड्राइवर या फिर प्रणोद जिसे कहते हैं, और जो आवश्यकता हमारे अंदर महसूस होती है उस पर जो है ये विशेष प्रकार का तनाव उत्पन्न करता है। जैसे चालक वही होता है, जैसे हमने अभी बात किया कि भूख, प्यास, निद्रा, ये सभी जो है चालक का कार्य करते हैं, किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। अभी क्या था कि हमारे अंदर पानी की आवश्यकता थी, अब यही आवश्यकता हमारे अंदर जो है प्यास नामक चालक को जन्म देती है। यानी पानी की आवश्यकता जब महसूस हुई तो हमारे अंदर तनाव उत्पन्न हुआ, वह तनाव प्यास के रूप में उत्पन्न हुआ। अब हमें पानी की आवश्यकता महसूस होती है, तो ये पानी की आवश्यकता या फिर जो प्यास होता है हमारे अंदर चालक का कार्य करने लगता है। इसके बाद आता है प्रोत्साहन, जो तीसरा चरण है। प्रोत्साहन या फिर इंसेंटिव भी कहा जाता है। यानी चालक के पैदा होने के पश्चात जो है चालक को संतुष्ट करने के लिए जो हम क्रिया करते हैं, यानी जैसे हमारे अंदर चालक यानी प्यास उत्पन्न हुआ तो हम प्यास को समाप्त करने के लिए क्रिया करते हैं और पानी पीते हैं। यानी शरीर में जब पानी की कमी हुई तो हमने पानी पीकर चालक को संतुष्ट किया और आवश्यकता को समाप्त कर दिया। यानी जो हमें प्यास लगी थी, प्यास लगने के बाद जो है हमारे शरीर में पानी की आवश्यकता उत्पन्न हुई थी, हमारे अंदर प्यास नामक प्रेरक उत्पन्न हुआ, हमने पानी पी लिया, अब पानी की आवश्यकता भी समाप्त हो गई और प्रेरक भी शांत हो गया। इस प्रकार ये जो अप्रेरणा का चक्र था वो पूरा हो जाता है। तो आइए देखते हैं जो इसका चक्र होता है प्रॉपर रूप से। गैरेट का जो अप्रेरणा का चक्र है ये 3 भागों में बटा हुआ है। जैसे देखिए नीड है, नीड मतलब होता है आवश्यकता, ड्राइव या फिर ड्राइवर जिसे कहते हैं चालक, प्रणोद या फिर प्रेरक। इसके बाद होता है इंसेंटिव जिसे हम कहते हैं प्रोत्साहन। अब देखिए नीड में क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं कि हमारे शरीर में पानी की कमी हुई तो हमें क्या आवश्यकता होती है, हमें आवश्यकता होती है पानी की। अब हमारे शरीर में पानी की आवश्यकता ने जन्म ले लिया है। यही जब पानी की आवश्यकता उत्पन्न हुई तब हमारे अंदर जो ड्राइवर कार्य करता है वो चालक होता है प्यास। हमारे अंदर प्यास नामक चालक ने जन्म लिया। यह प्यास जो है हमें प्रेरित करेगा कि हम जल्दी से जल्दी पानी पिएं। जब हम यानी जो प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं, जब हम पानी पीते हैं, यही हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य करता है। हमें जब प्रोत्साहन की प्राप्ति हो गई, हमने पानी पी लिया, तब ये जो है हमारे शरीर में जो पानी की कमी उठी थी यह कमी समाप्त हो जाती है। पानी की कमी समाप्त होने के पश्चात जो प्यास थी ये शांत हो जाती है, यानी जो ड्राइवर था वो शांत हो जाता है। तो ये पूरा था गैरेट का प्रेरणा का चक्र। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कैसा लगा आज का सेशन ज़रूर बताइएगा। आप इसको नोट ज़रूर बनाइए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, सब चीज़ों को एक साथ लिख ले रहे हैं, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि इससे ज़्यादा कोई भी आपको पढ़ा नहीं सकता है। सबके पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन हमने जो आपको कंटेंट दिया है इससे बेहतर कंटेंट आपको नहीं मिल सकता है। इसके लिए आपको कम से कम 3-4 अच्छे शिक्षक से पढ़ना होगा, क्योंकि हमने स्वयं अध्ययन किया है, हमने नोट्स बनाया है, तो उसी के आधार पर हम आपको पढ़ाते हैं और ये कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। तो कैसा लगा आज का सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले सेशन में हम देखेंगे अब प्रेरणा के सिद्धांत के बारे में। आज की क्लास में प्रेरणा को हम पूरा नहीं कर पाए हैं। कल हम पढ़ेंगे अप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में, जिसमें 6-7 मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिनका सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आवश्यकता का सिद्धांत हो गया, तो ऐसे ऐसे सिद्धांत है बहुत महत्वपूर्ण है। कल हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।